नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक नई सीरीज लेके आई हूँ और इस बार का हमारा टॉपिक है मुगल काल की चित्रकला, और जिसमें हम इस बार सबसे पहले जानेंगे ईरानी शैली और मुगल शैली के बारे में विस्तार से। दोस्तों, मुगल काल की जो चित्रकला है ये टॉपिक बहुत ही लेंथी और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और इसीलिए मैंने इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में या छोटी छोटी वीडियो में डिवाइड करके मैं आपके सामने लेके आऊँगी और इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए, तो सबसे पहले इसके अंतर्गत हमारी पहली वीडियो है, जो पहला टॉपिक है वो है ईरानी शैली और मुगल शैली के बारे में हम विस्तार से जान लेते हैं। मुगल काल की चित्रकला, जिसका समय 1550 से 1587 ईस्वी तक माना जाता है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ईरानी शैली के बारे में और उसके बाद हम बात करेंगे मुगल शैली के बारे में। मुगल शैली में हम जानेंगे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में विस्तार से। ईरानी शैली, ऐसा माना जाता है कि भारत में ईरानी शैली मुगलों के साथ आई थी। ईरानी फारसी मुगल कला का जन्म स्थान समरकंद और हिरात में था। 15वीं शताब्दी में भारत की कला तैमूर वंश के संरक्षण में उत्कर्ष को प्राप्त हुई थी। इस्लाम में मनुष्य और जीवधारियों को चित्रित करना धर्म के विरुद्ध माना जाता था। इसीलिए प्रारंभ में चित्रकार आकृति चित्रण एवं जीवधारी चित्रण के प्रति उदासीन रहे हैं। तैमूर का पुत्र शाहरुख, जो कि एक कला प्रेमी था, उसने हिरात को अपनी राजधानी बनाया और हिरात में कला का केंद्र बनाया था। उस समय हिरात का प्रसिद्ध चित्रकार विहजाद था। भारत में अकबर से पहले जितने भी मुसलमान शासक रहे, उनके सभी दरबारी चित्रकारों ने ईरानी शैली में ही चित्रण कार्य किया था। बाबर और हुमायूं के शासनकाल में इसका अंश देखा जा सकता है। ईरानी शैली में विहजाद को पूर्व का राफेल के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब हम बात कर लेते हैं ईरानी शैली की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में, और जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे इनके वर्ण विधान यानी कि रंग संगति। ईरानी चित्र शैली की जो रंग संगति रही है वह सपाट रंगों की रही है, यानी कि रंग सीधे चित्रण पर लगाया जाते थे, उनको आपस में मिलाया नहीं जाता था। चित्रकार छाया प्रकाश का उपयोग नहीं करता था। चित्रण में उभार व गोलाई का अभाव होता था और इसमें अधिकतर जो है चटकीले रंग का उपयोग किया गया, और इसकी जो पृष्ठभूमि रही है वह बहुत ही मंद यानी कि डल रंगों की होती थी। अब दूसरी विशेषता की ओर आगे बढ़ते हैं, तो इसमें हम बात करेंगे स्थापत्य चित्रण के बारे में। ईरानी चित्रों में भवन मेहराबदार जालियों सहित फूल पत्तियों का अलंकरण द्वारा भवनों को नक्काशी युक्त दर्शाया जाता था। पच्चीकारी का चित्रण, जिसमें रंग प्राय नीला, हरा व सफेद यानी कि शीतल रंगों का उपयोग मिलता है। नेक्स्ट विशेषता पे आगे बढ़ते हैं, जो कि है वस्त्र, यानी कि ईरानी चित्रों की जो आकृतियों को प्राय उसमें जो उनके वस्त्र रहे हैं वो है लंबा चोगा, मतलब बहुत ही लंबी उनकी ड्रेस होती थी जिसको लबदा भी बोलते हैं, और पगड़ी पहनी होती थी, और या इसको हम जो बोलते हैं कलेदार साफा पहने हुए अंकित किया जाता था। हमारी नेक्स्ट विशेषता है आकृतियाँ, और मानव आकृतियों को ईरानी शैली में बहुत ही नाजुक दिखाया गया है, जिसमें छोटा छोटा गोल चेहरा होता था, 1.25 चश्म आंखें होती थी, और पतली गर्दन और छोटी छोटी आँखों और पतली लंबी नाक और फूले फूले से गाल, दाढ़ी मूछ वाली आकृतियों को दिखाया जाता था। लेख पे आगे बढ़ते हैं कि चित्रकार अपने नाम को चित्र में सफ़ेद पट्टी पर लिखकर बनाते थे, यानी कि चित्रण करते समय चित्रकारी में सफ़ेद पट्टी बनाई और उस पे अपना नाम अंकित कर देते थे। अगली विशेषता है हाशिए। ईरानी चित्रों के चारों ओर हाशिए बनाने की प्रथा का प्रचलन था, जिसको फूल पत्तियों, पशु पक्षियों एवं आखेट दृश्यों द्वारा सजाया जाता था। अगली विशेषता है रेखांकन। ईरानी शैली की चित्रकला रेखा प्रधान कला थी, जिसमें अजंता शैली
वो चीनी शैली की छाप दिखाई देती है और इसकी रेखाएं बहुत ही बारीक हुआ करती थी। अगली विशेषता है अलंकरण प्रधानता। ईरानी चित्रों में भावाभिव्यक्ति की अपेक्षा अलंकार प्रधानता रही है। वस्त्रों की बनावट व फहरान यथार्थ ना होकर अलंकृत सौंदर्य के लिए है। उसके बाद है परिप्रेक्ष्य। तो परिप्रेक्ष्य की बात करें तो प्राय ऊंचे क्षितिज का प्रयोग किया जाता था। मतलब ये कि ऐसा लगता था कि जैसे चित्रों को ऊपर से देखा गया हो। अब हम बात कर लेते हैं मुगल शैली के बारे में। मुगल कला का जन्म बाबर के समय हुआ। मुगल शहंशाह द्वारा प्रोत्साहित इस कला ने विश्व में एक महत्वपूर्ण चित्र शैली के रूप में मान्यता प्राप्त की है। उत्तर भारत की 16वीं शती में बहुत से छोटे छोटे या लघु चित्र प्राप्त हुए हैं जो मुगल कालीन माने जाते हैं। 1916 में जब आनंद कुमार स्वामी को ये चित्र प्राप्त हुए थे तो उन्होंने इन चित्रों का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया। पहला है मुगल और दूसरा राजस्थानी। बाबर और हुमायूं के काल में कला अपने मूल रूप यानी कि अपरिवर्तित रूप में प्रचलित थी, यानी कि ईरानी शैली से जैसे ही मतलब वो शुद्ध रूप में आई थी, भारत आई थी, उसी शैली में उसका उपयोग किया गया। लेकिन अकबर के काल में इस ईरानी शैली ने एक नई कला को जन्म दिया जिसे बाद में मुगल कला के रूप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि भारत में मुगलों का प्रवेश। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले बाबर भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक के रूप में आए थे। बाबर के पिता फरगना प्रांत के शासक थे और बहुत छोटी उम्र में बाबर ने फरगना प्रांत या राज्यों की सत्ता को संभाल लिया था। लेकिन वह बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा था और जल्द ही उसने काबुल पर अपना अधिकार कर लिया और फिर 1526 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। तभी ऐसा माना जाता है कि यहीं से भारत में मुगल वंश का आगमन हुआ था और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। बाबर की माता मंगोल वंश से होने के कारण इन्होंने अपने वंश का नाम मुगल रखा था। बाबर एक कला परखी शासक था और एक सिद्धहस्त कवि और एक गद्य लेखक भी था। बाबर ने अपनी आत्मचरित्र बाबरनामा पुस्तक लिखी जिसमें बाबर का उत्कृष्ट चित्र बाबर बगीचे में दावत करते हुए चित्रित किया गया है। बाबर ने बाबरनामा में वहजात के बारे में लिखा है कि वह एक कुशल चित्रकार था। वहजात को पूर्व का राफेल के नाम से भी जाना जाता था। बाबर ने समरकंद की मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। बाबरनामा का फारसी अनुवाद अकबर ने अपने शासनकाल में अब्दुल रहीम खान खाना से करवाया था और एक पुस्तक बाबर अपने साथ भारत ले आए थे जब वो भारत आए थे और जिसका नाम था शहनामा, जो आज या वर्तमान में लंदन एशियाटिक सोसाइटी पुस्तकालयों की संपत्ति मानी जाती है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं ईरानी और मुगल शैली के भिन्नताओं के बारे में, यानी कि उनमें क्या क्या विभिन्नता रही है। ईरानी और मुगल शैली में अंतर। ईरानी शैली की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो रंगों का उपयोग हुआ वो स्पाट रंगों का उपयोग किया गया और जब मुगल शैली में मिश्रित रंगों का उपयोग किया गया। ईरानी शैली में छाया प्रकाश एवं उभार नहीं है, यानी कि गोलाई लिए रेखा नहीं मिली है, और जबकि मुगल शैली में छाया प्रकाश एवं उभार देने की कोशिश की गई है। ईरानी शैली में केवल आकृति चित्रण हुआ है और मानव तथा जीवधारियों का चित्रण हमें देखने को नहीं मिला है। इसके विपरीत मुगल शैली में आकृति, मानव व जीवधारियों सभ्यों का चित्रण किया गया है। ईरानी शैली में चित्र संयोजन बहुत ही सरल रूप में बनाया गया है और मुगल शैली में चित्र संयोजन के विभिन्न रूपों में एवं आकारों में भीड़ भाड़पन दिखाई देता है। ईरानी शैली में मानवाकृतियाँ में मुखाकृतियों पौने 2 चश्म है और जबकि मुगल शैली में मुखाकृतियाँ केवल 1 चश्म या 1.5 चश्म चेहरे को बनाया गया है। रेखाएं ईरानी शैली में कोणदार और घूमती हुई है और जबकि मुगल शैली में रेखाएं गोलाई लिए एवं गति व प्रभाव का समावेश हमें देखने को मिला। ईरानी शैली की विषय वस्तु में विविधता का अभाव है और जबकि मुगल शैली में विषय वस्तु की विविधता मिलती है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।